फिर वर्मा जी आए, उनसे हमने जाना, उनकी रिसर्च को देखा, उन्होंने जो काम किया था इस मसले के ऊपर, आरटीआई डाली थी, तो हमें लगा कि इससे लोग जुड़ेंगे, ये वाला मुद्दा जो है ना, इससे लोग जुड़ेंगे। हमने देखा कि जो लोन के मुद्दे पर जुड़ने वाला आदमी हमसे जुड़ा ना, वो 90% जो था वो बेहद स्वार्थी आदमी था। मैं उसे स्वार्थी भी नहीं कहूँगा, वो टूटा हुआ था पहले ही, और पहले ही मतलब वो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, परेशान था, उसकी मदद हुई, वो ठीक है, रिलैक्स हो गया। देश के बारे में सोचने का उसके पास समय नहीं था, मतलब उसके लिए उपयुक्त भी नहीं था, मैं उसको मानता भी नहीं। कोई आदमी पेट में दर्द है, देश के बारे में कैसे सोचेगा? मतलब वो तो पहले तो सोचेगा पहले दर्द ठीक हो जाए यार, बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ बैठ के नारे लगा रहे हैं, उसको दर्द है, वो कोने में बैठा बेचारा अपना पेट पकड़ के बैठा होगा। तो मैं उसको बुरा भी, मैं उसको गलत भी नहीं मानता हूँ। लेकिन बाकी के 8% लोग ऐसे मिले जो वापस मोर्चे में बाकी के मुद्दों को समझ के जुड़े। फिर उन्होंने कहा कि देखो, लोन वाला मसला मेरा व्यक्तिगत था, महीना 2 महीना में ठीक हो गया, अब मैं सेट हो गया, अब मैं मोर्चे के बाकी मुद्दों पर सीखूंगा और लोगों को बताऊंगा। 1-2% लोग ऐसे मिले जिन्होंने यहां से सारा कुछ समझ के फिर अपनी नई दुकान चालू कर दी। मतलब वो अपना आवेदन लगाने लग गए, लोगों से पैसे लेने लग गए। अब लोगों इसमें उन्होंने लोगों की जो मूल प्रवृत्ति है उसका फायदा उठाया, और वो मूल प्रवृत्ति हमने परवरिश में उस बच्चे के डाली हुई है। मूल प्रवृत्ति क्या है कि मम्मी प्लेट से उठाकर उसे खाना उसके मुंह में दे रही है, और वो ऐसे बैठा है मम्मी पापा के पास में ना बच्चा, तो मम्मी उसको खिला रही है, उसके कपड़े धो रही है, वो जब तक बड़ा नहीं होता है उसके अंडरवियर भी धो रही है। वो नहीं है कि उसको बचपन से बोल दिया जाए कि चल मैं ये वाला कपड़ा धो रही हूँ, तुम ये धो लो, ताकि वो अपना काम खुद करे और हमारे काम की वैल्यू को समझे। वरना बड़ा होकर के वो फिर अपनी पत्नी को यही बोलेगा, तुम पूरा दिन करती ही क्या हो, घर में ही तो रहती हो। फिर वो ऐसी भाषा बोलेगा ना जिसको पता नहीं है कि काम क्या क्या होता है। उस बच्चे को इन्वॉल्व नहीं किया, तो उस बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, या उसके अंदर सीखने की वो लगन नहीं। तो जब उसके अंदर सीखने की लगन नहीं थी, तो अब वो आता है और वो जो अभी वीर सिंह बोल रहा था ना कि मैसेज आने के बाद बस सीधा ये भेज देता है, बैंक से ये आया है, ऊपर बस बैंक का नाम देख के भेज देता है। पूछते क्या है, पता नहीं जी। पढ़ा है ना जी, पढ़ना आता है, पढ़ना तो आता है, पढ़ा क्यों नहीं? जो अभी तक सीखा है उससे इसका जवाब क्या बनेगा? मतलब नहीं है, आप बना के दो। गलती करने से इतना डर रहा है वो, जिसको लग रहा है कि बस यही करेंगे। तो वो जो 1% आदमी था, 2% जितने भी थे जिन्होंने अपनी दुकान खोली थी, वो उसकी प्रवृत्ति का फायदा उठा रहे हैं कि ये खुद कुछ करना चाहता नहीं है, ये चाहता है इसको ठेकेदार मिल जाए लड़ने वाला, उसको कुछ पैसे दे दे कि तेरे को ठेका दे दिया है, अब जब भी बैंक वाले आएंगे तेरे को फोन कर देंगे और आज कर देंगे। और फिर हम लोगों को बना दिया जैसे कि ये लोग तो कर्ज मुक्त करवाने वाले लोग हैं। जबकि हमको क्या समझ में आया इस यात्रा से कि भाई खाली एजुकेशन पे बात करने से बात नहीं बनेगी। यदि घर में बीमारियां हैं तो बीमारियां ठीक कैसे करनी है और कैसे ठीक रखनी है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। यदि घर में कर्जा है तो अभी कर्जे से मुक्ति और जीवन में कभी अगली संतान कर्जदार ना हो, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। क्यों कर्जा लेना पड़ रहा है? हम में से जितने लोगों ने कर्जा लिया है ना, मैक्सिमम लोगों ने उन चीजों के लिए कर्जा लिया है जो दिखाने के लिए लिए। या तो घर रहने के लिए था, दिखाने के लिए बनाना था, या गाड़ी आने जाने के लिए जरूरत नहीं थी लेकिन दिखाने के लिए ली। छोटी में काम चल सकता था लेकिन दिखाने के लिए ली। शादी ब्याह थोड़े पैसे में थोड़े खर्चे में काम चल सकता था लेकिन दिखाने के लिए बड़ा किया। उसके लिए हमको
जो बैंक की केसीसी थी उसको इस्तेमाल करना पड़ा। यानी कि ज्यादातर लोग जो कर्जे में हुए वो दिखाने के लिए हुए, और ये साइकोलॉजी को उन्होंने पकड़ा खास कि इन लोगों के दिमाग में डाल दो, और दिमाग में डालने का परिवार को बर्बाद करना है, परिवार को यदि किसी भी दिशा में लेकर जाना है, घर की औरत में डाल दो, औरत के दिमाग में। और औरत पूरा दिन सुबह किचन का काम करने के बाद यदि खाली बैठी है तो उसको उसी टाइम पर वो सीरियल दो जो समाज को तोड़ने के, परिवार को तोड़ने के, दिखावा करने के, ये सारी नौटंकी जो घरों के अंदर घुसी, ये जितेंद्र की लड़की की वजह से घुसी, एकता कपूर। समझ गए ना? वो पूरा खानदान ने पूरे देश को बर्बाद किया। उसको फंडिंग कहां से मिली आपको पता नहीं है। जितने सीरियल्स थे, जितने भी सीरियल उसने परिवार तोड़ने वाले बनाए, वो उन्हीं के बारे में खबरों में आता था। न्यूज चैनल बताते थे कि आज मिहिर का डीएनए टेस्ट हुआ है ना? मतलब जैसे वो खबर है देश दुनिया के लिए। वो नाटक था, नाटक को खबर की तरह पेश किया, और लोगों को लगा कि यार ये क्या, कौन मिहिर है जिसका डीएनए टेस्ट हो रहा है, जिसका बच्चा नाजायज निकल रहा है, जो पैदा किसी और के घर में हो रहा है, पाल कोई और रहा है, उसकी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ है। और फिर उसी तुलसी को फिर शिक्षा मंत्री बनाया इस हरामी ने, है? मतलब पूरा लूप आप नहीं देख पा रहे कि घर की औरत के दिमाग में डाल दो कि मेरा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, चमचमाती हुई बस में बैठ के जाएगा, सुंदर कपड़े अच्छे वाले टाई लगा के जाएगा, वो गांव के कम्युनिटी के स्कूल में क्यों जाएगा, हमारे पास तो पैसा है, हम तो कमाते हैं। मतलब कमाते हैं तो बच्चे के एजुकेशन कैसी दे रहे हैं, इस बात के ऊपर उस माँ का कोई फिक्र नहीं है कि वो बच्चा वहां जाकर के सीख कर क्या आ रहा है। उसका फिक्र इस बात पर है कि स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, जिस बस में जा रहा है वो कैसी है, जो फीस है वो कितनी है, वर्दी है वो कैसी है, और किताबें कैसी है, और उस स्कूल की रेपुटेशन कैसी है, उस दुकान की, नॉट स्कूल। अब तो दुकान बोलना चालू करना पड़ेगा कि ये प्राइवेट दुकान है, ये सरकारी दुकान है। दुकान ही हो गई, स्कूल तो नहीं रहे हैं, विद्या के केंद्र तो नहीं रहे हैं, मास्टर जी अब टीचर नहीं रहे हैं, वो अब गुरु नहीं है, अब वो गधे हो गए हैं। मतलब अब वो गधा मजदूरी कर रहे हैं, खाली तनख्वाह लेनी है, इसलिए उनको आप गांव में टॉयलेट करने वाले गिनने पे लगा दो, या उनको आप कुत्ते गिनने पे लगा दो, या उनको घर गिनने पे लगा दो, ट्यूबवेल के कोठड़े गिनने पे लगा दो। मास्टर जी तैयार है, कुछ भी करवा लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखा कि यार ये सारी चीजें तो ठीक है, एजुकेशन पे हो गया, शिक्षा पे हो गया, कर्जे से भी मुक्त हो गया, तो फिर कैसे? लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया जो पॉलिसी मेकिंग है वो तो विधानसभा और लोकसभा से हो रही है। गांव में कितना बजट आएगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, गांव वालों को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस तरह से लोग जीवन यापन करेंगे, सरकारी अधिकारी कैसे बिहेव करेगा, कैसे नहीं करेगा, ये सारा तो तय हो रहा है वहां से, लोकसभा और विधानसभा से। तो भाई फिर ये सोचा कि यार इसका मतलब फिर क्या राजनीति कर ली जाए, क्या राजनीति के अंदर पार्टिसिपेट किया जाए। तो पता लगता है कि राजनीति में कौन सा आज तक अच्छे लोग नहीं आए होंगे। क्या इतने साल का अनुभव हो गया, लगभग 80 साल होने वाले हैं, अगले साल 80 साल हो जाएंगे ना 2027 में, है ना? मतलब आजादी की नौटंकी हुए 80 साल हो जाएंगे, और उस 80 साल की इस यात्रा में आज तक क्या पूरे देश के अंदर कोई ईमानदार आदमी नहीं आया होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीति में एक भी ईमानदार आदमी आया नहीं होगा। तो फिर भी ये स्थिति दिन प्रतिदिन घटती क्यों, मतलब बुरी क्यों होती जा रही है? मैंने आपसे पूछूंगा, गांव में पूछा, पिछले 10 साल से पूछता आ रहा हूं, गांव में कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि गांव में अपराध हो? तो मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो कह रहा हो कि अपराध होना चाहिए। जो अपराधी है वो भी नहीं कह रहा कि होना चाहिए, जो खुद अपराध कर रहा है वो भी कह रहा है नहीं यार ये बंद होना चाहिए, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूं। वो मतलब जस्टिफाई कर रहा है अपने अपराध करने को। चोरी होनी चाहिए, कोई नहीं मान रहा। नशा होना चाहिए गांव में, कोई नहीं चाहता। आवाज ब्रेक हो रही है ना, ये सेल शायद डाउन हो गया, रोकना इसको, पॉज कर लो।
उससे पूछा जाए कि बीमारी कितने लोगों को होनी चाहिए, वो कह रहा है नहीं किसी को भी नहीं होनी चाहिए। मैं कहा दुश्मन को, दूसरी जात वाले को हो जाए, तुम्हारे परिवार बच जाएगा ना, किसी को नहीं होना चाहिए, सब ठीक होने चाहिए। तो जब गांव का, समाज का, शहर का, देश का एक व्यक्ति नहीं चाह रहा कि नशा होना चाहिए, तो ये नशा आ कहां से रहा है? यदि आप नहीं चाह रहे कि अपराध होना चाहिए, तो ये अपराध कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? तो इस सवाल के जवाब में आता है कि इसका मतलब ये जो गड़बड़ हो रही है, ये क्यों हो रही है? मैं तो नहीं चाहता कि मैं राम के नाम पर लड़ाई लड़ूं, और रहीम के नाम पर लड़ने वाला भी नहीं चाहता, अल्लाह के नाम पर लड़ने वाला भी नहीं चाहता लड़ाई लड़ूं। मैं वो नहीं चाहता कि मैं इस लड़ाई में खपूं मरूं। लेकिन फिर आदमी की कीमत से ज्यादा किसी पंथ के विचार को किसने इतना मजबूत कर दिया कि मैं अपने पंथ के विचार के लिए किसी का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाए? कोई है? ये किसने करा ये? इसका मतलब कोई बहुत गहराई में जाकर के इंसान को समझ रहा था कि इंसान को ट्रिगर कैसे किया जा सकता है, और इंसान को अपनी मर्जी से यानी उनकी मर्जी से कैसे काम करवाया जा सकता है। और हम इतनी गहनता से नहीं सोच रहे थे, और हमने अपने बच्चों पर इतनी गहनता से, इतनी गहराई से काम नहीं किया है। जैसे आप क्या कह रहे थे कि किसको पीटना था? पुलिस वाले को पीटना था। क्यों पीटना? आपको क्यों पीटना? 1 लाख रुपए चाहिए इसके लिए नहीं करना। देखो, आम बात है व्यवस्था की। हम किसी पुलिस वाले के साथ यदि पंगा लेते हैं और पीटते हैं, हम मतलब कोई भी आदमी, मोर्चे का आदमी, तो सिस्टम इनको अपराधी घोषित करने में 2 मिनट लगाएगा। वो एक सिंबॉलिक मैंने बात बोली है, जो अभी तक बोली है ना, कि सिस्टम में आदमी बहुत परेशान हो जाए तो क्या करेगा? अभी भी पीट ही रहा है ना कोई तो पीट ही रहा है। ठीक है, उसके ऊपर संगीन से संगीन धाराएं लग जाएंगी, बहुत बुरी तरह से बहुत बुरी धाराएं लग जाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा उसको 2 या 3 महीने में बेल मिल जाएगी। एनएसए लगता है तो 6 महीने में तो उसको भी मिल जाती है, नार्कोटिक्स वालों को भी मिल जाती है। तो बेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या पीटना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो तो बहुत आसान है, एक आवाज लगा दो मंच से तो सबका नंबर लगा दो। एक्चुअली मैं ये बातें जो इतनी कड़वी बोलता हूं टीचर्स को और पुलिस वालों को, मैं इसके 2 आउटपुट चाहता हूं। मतलब मैं भीतर से जो अंदर से मेरी आवाज है, मेरी 2 आउटपुट है। या तो उस बंदे का इस बात को सुनकर के जमीर जागना चालू हो जाए और वो अपने समाज के लिए कुछ करना शुरू कर दे, जो उस डिपार्टमेंट में है, टीचर है। या फिर वो मेरे ऊपर कोई मुकदमा करे, वो कोई अपनी संगठन इकट्ठा करके मेरे खिलाफ कोई बयान दे, कुछ बोले, और मैं उसे फिर डिबेट के लिए बुलाऊं, लाइव डिबेट के लिए कि आओ हम बात करते हैं। वो इसलिए है कि समाज में कम से कम चर्चा तो शुरू हो कि यार ये व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं, ये गलत है कि सही है, उनको रियलाइज हो जो उस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। हम सिस्टम के खिलाफ हैं, पुलिस वाले के खिलाफ नहीं है। हम पुलिस वालों को ये बता रहे हैं कि यदि तुमने ये बंद नहीं किया, सिस्टम की चाकरी बंद नहीं की और कानून का पालन शुरू नहीं किया, वो संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, वो नेता को फॉलो कर रहे हैं, वो आदेश को फॉलो कर रहे हैं, ये गड़बड़ हो रही है। यदि उनको संविधान को फॉलो करना, कानून की बात मानना सिखा दिया जाए तो इशू खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो नेताओं को अपने आप सबक सिखा लेंगे। पर यहां हम पीछे कहां है कि समाज भी उनको तैयार नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको लगता है कि ये पूरा नीचे से ऊपर तक का चक्कर है। अब हमारा एक मित्र है, मैं आपको बताता हूं, अपने टीम में से एक साथी है, उनका भाई है, वो सब इंस्पेक्टर है, तो या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऐसा किसी पोस्ट पे है। अब वो नाके पे चले गए, तो उसके साथ काम करने वाला हवलदार है, वो बता रहा है जी पहले वाले जो साहब थे उनके साथ में तो इतना सेटिंग था, ट्रक वाले इतना देके जाते हैं और डंपर वाले इतना देके जाते हैं, खाली वाला इतना भरा हुआ इतना, और इस तरह से इतना पैसा आता है, उसमें से इतना थाने का होता है, इतना ऊपर जाता है, और इतना ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है, ऐसे चलता है। तो अब वो कह रहा है कि मैं ईमानदार हूं, मैं नहीं करूंगा ये काम,
लेकिन बाकी कह रहे हैं कि हमें ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सैलरी में से दे दो, ऊपर कितना देना पड़ेगा। अब वो सैलरी में से देने की गुंजाइश तो है नहीं, क्योंकि ईएमआई पहले से इतनी सेट करी हुई है बंदे ने। तो वो अपने जमीर को बचाए रखने के लिए क्या कह रहा है कि मैं नहीं लूंगा, मैं तुमको टोकता भी नहीं। तो वो शामिल हो गया इनडायरेक्टली उसमें, जो उनका करप्शन था उसमें वो शामिल हो गया। अब वो लोगों को ये मालूम है कि पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि ये आदमी जो है ये ईमानदार है, तो सारे जने जो रिश्वत का पैसा इकट्ठा करके उसी की गाड़ी में रखते हैं और वो घर लेके जाता है। घर वाले पूछते हैं ये पैसा कैसे, इसको मत छेड़ो, ये हराम की कमाई है। तो तुम क्यों ले रहे हो? लेके बोला उनकी है। तो फिर तुम्हारी गाड़ी में क्या करे? अरे वो रख देते हैं, उनको देना है, कल सुबह जाकर देना। मतलब वो इतना ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है, पर क्या आपको पता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेईमान हो चुका है, क्योंकि उसने बेईमानी को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे जो दिक्कत है वो ये है कि जब कल को वो पुलिस वाला अपने डिपार्टमेंट की पोल खोले तो क्या समाज उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है? आज के वक्त नहीं है। पर हम जो ये मुहिम शुरू कर रहे हैं 1 लाख वाली, 1 लाख लोगों की इकट्ठा होने वाली, ये हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि तुम अंदर रहकर डिपार्टमेंट की पोल खोलो। तुमको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया तो 1 लाख लोग तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। उनके तुम्हारे अफसरों को इतना पता होना चाहिए कि गलत चीज के खिलाफ ये बोलेगा, सही आदमी को तुम सस्पेंड नहीं कर सकते। अगर उस किसी ने करप्शन की आवाज उठाई और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना अफसरों को। उसको इतना भरोसा होना चाहिए। मान लो कार्रवाई होने तक उसको सस्पेंड कर दिया गया है तो 1 लाख रुपया महीना उसको हम देंगे ना, बात खत्म। बात ठीक है। तुम्हारी जब तुम सस्पेंशन से बहाल हो जाओगे तुम्हारे को पैसा मिलेगा इकट्ठा, वापस जमा मोर्चे में करा देना, अगले सस्पेंशन वाले के काम आएगा, है कि नहीं? तो वो हिम्मत देने के लिए है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो ये करोगे। वो इसलिए नहीं है कि हमको कोई पीटना है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में ले जाएगी। जो मोर्चा यहां इकट्ठा कर रहा है लोगों को, वो उसी फ्रस्ट्रेशन को सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। हमारे अंदर एक ऊर्जा स्टोर होती है, वो ऊर्जा डर में, एंजाइटी में, प्रेम में, उत्साह में और फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में इस्तेमाल होती है। जैसे आपने देखा होगा गुस्से में मारा हुआ थप्पड़ बहुत खतरनाक होता है, यानी उसके अंदर और वजन जुड़ जाता है। प्रेम में आप ऐसे ही चढ़ जाते हो दीवार पर, दीवार से ऐसे ही कूद जाते हो, मतलब चादर पकड़ के, रस्सी पकड़ के, पतली सी रस्सी पकड़ के भी कूद सकते हो, है ना? दूसरों की दीवारों से भी चढ़ के ऐसा किया ना लोगों ने। 12 साल तक जो है अपनी प्रेमिका की भैंस चरा सकता आदमी प्रेम में, है? ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है ना। तो वो जो कहानियां हैं वो कहानियां नहीं है, वो आपको बता रही है कि आपके भीतर स्टोर जो ऊर्जा है। कुत्ता पीछे लग जाए तो देखो कैसे दौड़ता आदमी, जिसने तो कभी दौड़ा नहीं था वो कुत्ते से आगे निकलेगा, मतलब पकड़ा नहीं जाएगा कुत्ते से। तो वो जो स्टोर ऊर्जा है वो फ्रस्ट्रेशन में कहीं नुकसान ना कर दे समाज का, इस बात का ख्याल उन लोगों को रखना होता है जिनको बात समझ में आ जाए। और इसीलिए ये मुहिम शुरू करी कि भाई गड़बड़ ये है कि एक मुद्दे से बात बनेगी ही नहीं, एक मिशन से बात बनेगी नहीं। मतलब मैं तो सिर्फ एजुकेशन का एक्सपर्ट था, तो मैं तो ये मानता था कि सिर्फ एक गुरुकुल शिष्यकुल गांव को एग्जाम्पल के तौर पर दे देंगे तो बात हो जाएगी पूरी। लगा कि तो बात होगी नहीं, इससे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमको वो आदमी भी चाहिए जो हमको बताए कि जहाज में जब ये केमिकल डालकर छिड़कते हैं हमारे देसी फलों को, देसी खेत को, देसी पेड़ों को खराब करने के लिए, उस केमिकल में होता क्या है, उस जहाज का जो शेड्यूल है, जो उसकी लॉग एंट्री होती है, वो किस नाम से होती है। क्योंकि जहाज एक एयरपोर्ट से उड़ेगा तो कुछ एंट्री करके उड़ेगा ना, कि ये क्या करने गया है, ये यहां से यहां यात्री लेके गया है, यहां से यहां सामान लेके गया है, यहां से यहां क्या लेके गया, ट्रेनिंग का है, क्या है। वो जो हमें लगता है कि ये रॉकेट वाले धुआं है ना, वो होता केमिकल है जो नाक के जरिए जाएगा। तो आपने देखा होगा एक समय आता है जब सबको लगभग एक जैसी खांसी हो रही है, जबकि उन्होंने कुछ
खाया नहीं था, कुछ ठंडा नहीं पिया था, कुछ नहीं पिया था। सबको देख रहे, सबकी फसलों पे एक जैसी बीमारियां आ रही हैं। नीम का पेड़ आप देखोगे, नीम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत ही मतलब ये समझो जीवनदायी पेड़ है नीम, तो नीम खत्म हो रहा है, लेकिन जो डेग है, जो हाइब्रिड नीम है, उस पर असर नहीं हो रहा उस केमिकल का। देसी जो पौधे हैं उन पर फल नहीं आ रहा है। देसी जो आम है, अपने सोनू बैठा है यहां शायद है, एक पे भी आम नहीं है 4 पेड़ों में से। सोनू अपना सहारनपुर से है, जिनके खेत हैं, आम के बाग हैं, उनके बाग में अब की बार, उनके क्या, किसी के भी पूरा जो आम का जो क्षेत्र है उस पर अब की बार आम नहीं है। क्योंकि जब कौर आने की बारी होती है, जब बौर आने की बारी है, उस टाइम पर, बौर के टाइम पर आसमान से छिड़क दो, बौर ही नहीं आएगा। यहां सेब के साथ ये हो रहा है, वहां आम के साथ ये हो रहा है, सेम मौसम के अंदर। देसी अमरूद किसी के घर पे है, किसी के खेत में है, उस पे देसी, यानी देसी आपके पास कुछ भी बीज है, उसको वो फलने फूलने नहीं दे रहे हैं। तो हाइब्रिड इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी हो जाए, ऐसा हालत लेके आ रहे हैं, और इस बात का आम जनता को नहीं पता है। और यहां पर डिस्कशन करने से देश नहीं बदलने वाला है। यहां पर कुछ खास लोगों को बुला करके उन लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि जब तुम वहां जाओ तो आम जनमानस में इन बातों का जिक्र करना शुरू करो। अगर पागल होकर लग जाओगे तो लोग सच में पागल कहने लग जाएंगे। बीच बीच में हल्की हल्की सुई डालनी पड़ेगी शुरू में, हल्की, जैसे वो डॉक्टर क्या करता है एलोपैथी वाला, कि वो आपको ग्लूकोज चढ़ा देता है और एक सुई चालू कर देता है, उसको दिन में 3 बार 4 बार अगर आपको इंजेक्शन लगाने हैं तो एक ही ग्लूकोज के अंदर ही ग्लूकोज में ही लगाता रहता है। तो आपको बहुत समझदारी से, जब आप समाज में जाएंगे तो बहुत समझदारी से बात के बीच में बात घुसानी पड़े। अब तो हम यहाँ टोटल षड्यंत्र पे ही बात कर रहे हैं 3 दिन, लेकिन गांव में जाकर या नॉर्मल समाज में जाकर आप पूरा इसी टोन पे थोड़ी बात कर पाओगे, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा भाई। ये इतना सारा जो माल है, कहना है हमको, कहना इसलिए जरूरी, बीज डालना है हमको, क्योंकि आज जो 30 करोड़ बच्चा पैदा हो गया है, इस नफरती माहौल की पैदाइश, जो 2020 में लॉकडाउन लगाकर हमारे बच्चों को मोबाइल पकड़ाया गया था, 2029 तक 9 साल में 18 करोड़ गधे हो जाएंगे इस देश के अंदर तैयार, जो ना ग्राउंड पर खेले हैं, ना शरीर से दौड़ सकते हैं, ना हेल्दी है, सारे वैक्सीनेटेड हैं, सारे के सारे बच्चे, वो बच्चे जो वो अपने स्क्रीन से सीख रहे हैं जिंदगी जीना, जो समाज का जिनको सह भी नहीं पता है, जो सोसाइटी में बैठे ही नहीं है, जो स्कूल में गए तो 8 बजे के टाइम पर बस में बैठ कर गए और बस में ही बैठ कर आ गए, जो बाहर खेले ही नहीं गली के अंदर, जिनको सोसाइटी में कैसे रहना है ये किसी ने भी नहीं सिखाया है। ये एक बड़ा चंक तैयार हो रहा है आने वाले समय में, नहीं हो रहा है क्या? आपको नहीं दिखाई दे रहा शायद, हमको दिख रहा है। ये सिर्फ शहरों तक नहीं बची है बात, गांव तक भी। यदि आप अच्छी नेचर के लोग हो और आप चाहते हो कि आपका बच्चा सोसाइटी में खेले, तो आपके बच्चे के साथ खेलने के लिए पड़ोस में बच्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि पड़ोसियों ने कह रखा है खेलना नहीं है। उसका बाप जो है ना, वो तो जनता सरकार मोर्चा वालों के पास जाता है, उसके साथ नहीं खेलना। तो इसलिए आप एक छोटा एग्जाम्पल बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कुर्बान पानी दे दे यार, गरम, मेरे को ठंडा दे रखा तुम लोगों ने। गला बैठ गया ना, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो एक एग्जाम्पल से बात नहीं बनेगी, एक गांव से बात नहीं बनेगी, एक शहर से बात नहीं बनेगी, एक राज्य से भी बात नहीं बनेगी। हिमाचल में आदमी कम है मोर्चे के, इस बात के ऊपर हिमाचल के लोगों को रगड़ा जा सके, ये इजाजत भी हम सिस्टम को नहीं देंगे। तो अपने को कम से कम एक स्टेट ऐसा तैयार करना पड़ेगा, कम से कम एक स्टेट जहां एक कॉल के ऊपर सिस्टम की हवा निकलती हो।
एक कॉल के ऊपर। और मैंने ये तमाशा देखा है, हमारे किसान नेताओं को एक बार बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया, एक बार सूरत में गिरफ्तार कर लिया, एक बार उधर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया बेंगलोर में, जाम लग रहा है हरियाणा में, टोल फ्री हो रहा है हरियाणा में। यहां का मुख्यमंत्री अपने आप वहां के मुख्यमंत्री से बात करेगा, बात खत्म यार। नहीं समझे? हमारे एक व्यक्ति को भी सिस्टम अगर छेड़ता है तो सिस्टम को पता लगना चाहिए कि ये तो बिरडों के छत्ते पे हाथ लगा दिया, गलती कर दी भाई, माफी मांग के पीछा छूटे उसका, कानून के मुताबिक। गलत नहीं, कानून के मुताबिक। हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने मोर्चे के मूल में रखा है कि हम कुदरत के कानून को मानने वाले लोग हैं। कुदरत के कानून को मानने वाले लोग, कुदरत में सिर्फ एक ही चीज है कि जब तक हमारी जान पर ना आ जाए तब तक हम किसी की जान नहीं लेंगे। लेकिन हमारे और हमारे परिवार की जान पर बात आ जाएगी तो फिर छोड़ेंगे नहीं। कुदरत ऐसे थोड़ी छोड़ देगी। हम चाहते हैं कि शेर और गाय जो है वो एक ही तालाब पर, एक ही किनारे पर, एक ही नदी के घाट पर पानी पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज चाहते हैं कि पूरा समाज एक तरह से, एक सिरे से इसे काम करना चालू करे। तो कम से कम एक व्यक्ति तो गांव में चाहिए हमको, जो बात को समझता हो। अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बहुत से लोगों ने कहा कि एसआईआर के ऊपर अलग से वीडियो बनाओ, डेडिकेटेड वीडियो जो एसआईआर की। क्या एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए कि नहीं? आप अलग से बना सकते हो, रोक के, सिर्फ एसआईआर पे इसको रोक दो, अलग बनाओ। मैं एसआईआर पे एसआईआर की प्रक्रिया के लिए टीचर्स या बीएलओ जिसकी ड्यूटी लगी है वो आपके गांव में आ रहे हैं, आपके घरों तक पहुंच रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि अपने वोट का वेरिफिकेशन करवा लो। ठीक है? ये असल में जो बहाना कर रहे हैं सिस्टम के लोग, क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि हम जिन लोगों ने, जिनकी शादी हो गई है, लड़कियों की शादी होकर वो चली गई हैं, उनकी वोट कट जाए, बहुत सही है। कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई है या परिवार में किसी की डेथ हो गई है, उसकी वोट कट जाए, वो भी सही है। कोई विदेश चला गया है, उसकी भी वोट कट जाए, वो भी सही है। और नया कोई बच्चा 18 साल का अगर पैदा हो रहा है तो उसकी वोट बन जाए। लेकिन यहां जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? यहां तक तो अगर इतना करने के लिए हो रहा हो फिर तो ठीक है। पहले नंबर पे बीएलओ की ड्यूटी लगी है घर घर जाकर पूछ करके वोट बनाने और काटने की। बीएलओ घर घर नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो गांव के लोगों को ये वहां जाकर के 15-20 लोग उस चौपाल में, उस स्कूल में जाके खड़े हो जाओ कि तुम यहां क्यों बैठे हो, तुम घर के जाकर क्यों नहीं पूछ रहे हो। पहली गलती ये हो रही है कि हम वहां जा रहे हैं वोट, क्योंकि वहां जाने का समय किसी के पास हो ना हो। घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने लोग 18 साल से ऊपर हैं, कितने जा चुके हैं, कितने मर चुके हैं। घर में महिला भी होगी, वो भी बता देगी ना कि घर में कितनी वोट है जी, 4 वोट है तो 4 फॉर्म दे जाओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? बीएलओ के साथ राष्ट्रीय समलैंगिक संघ का एक व्यक्ति, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ समझते हो? शॉर्ट फॉर्म अपने आप बना लेना, ठीक है? और एक बड़ी झूठी पार्टी का व्यक्ति, बड़ी झूठी पार्टी का शॉर्ट फॉर्म भारत जलाओ पार्टी, समझते हो? भारत जलाओ पार्टी का एक व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? ये अब गांव की शाखाओं में, गांव के ग्रुपों में घुस चुके हैं। बीएलओ के बारे में जानकारी इनको है। ये बीएलओ को बता रहे हैं कि ये अपनी वोट नहीं देता है, ये मोगली जी के खिलाफ वोट करता है। तो फिर क्या करना है? इसके घर में वैसे 5 वोट है, 2 फॉर्म फेंक दो। तो उसके घर में 2 फॉर्म फेंक दिए जा रहे हैं, 3 फॉर्म फेंक दिए जा रहे हैं, 1 फॉर्म फेंक दिया जा रहा है। बंदा वहां जाकर तो बाकी की कट गई, बाकी की अपने आप कट जाएंगी क्योंकि आपने फॉर्म भरा ही नहीं है। असल में उस बीएलओ को घर में जाके फॉर्म भरवाना था, लेकिन बीएलओ क्या कर रहा है? वहां पे बैठा बैठा चौधर झाड़ रहा है। पहली गलती। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट तय कर रहे हैं कि ये व्यक्ति वोट देने वाला है, ये नहीं देने वाला है, तो नहीं देने वाले को काट रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी का आदमी ही वोट कटवा और बनवा रहा है। समझ रहे हो? कोई 16 साल का बच्चा है, उससे पूछ रहे हैं
तुम्हारा बेटा कितने साल का है, जैसे किसी का बच्चा 16 साल का है, उससे पूछ रहे हैं 16 का है, वोट बनवा देंगे आप? देखो वोट बनवा देंगे, लेकिन वोट हमको देनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि नहीं वोट नहीं देंगे, फिर नहीं। यदि आप वोट उस सत्ताधारी पार्टी को देने के लिए तैयार हैं तो आपके घर में काम करने वाले साझी, प्रवासी, बाहर से आए हुए व्यक्ति, किसी की वोट, आपके रिश्तेदार, किसी की बनवा लो अपने घर में। यदि आप उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, और हमको मालूम है, जो कि उनको पता होता है, एजेंट को, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को मालूम होता है कि कौन से घर से हमको वोट मिलती है, कौन से नहीं, वो वहां से उस घर को काट रहा है प्लानिंग के तहत। तो यहां पर अपने मोर्चे के साथियों को जहां जहां अपनी बात पहुंचती है, उनको क्या कर लेना चाहिए कि सबसे पहले बीएलओ की क्लास लगाए कि तुम्हें घर घर जाना है। दूसरा, फॉर्म सबको उतने दे के जाने हैं जितना घर का मालिक मांगता है। तीसरा, डॉक्यूमेंट अगर फरोड़ने हैं कि पुरानी फाइल लेके आओ, 20 साल पुराना अपना वोट लेके आओ, तो ढूंढना तुमको है, ठीक है ना। हम वोट डालते आ रहे हैं, नहीं भी डालते आ रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है हमारी वोट कहां है कहां नहीं है। आज हम तुमसे वोट मांग रहे हैं कि हमारे घर में है, तो हमारी वोट बना दो, ठीक है ना भाई। 20 साल पहले ठीक है, नहीं थी, छोड़ो, तुमको बाकी लोगों की काटनी है काटो, लेकिन हमारे घर के सब लोगों की वोट बननी चाहिए। ये है उन लोगों के लिए जो वोटिंग के सिस्टम में रहना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो वोटिंग करना ही नहीं चाहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं बनाओगे तो आपकी नागरिकता भी नहीं रहेगी। और आपको पता चले, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सरकार ने भी, यानी सिस्टम ने भी कह दिया कि भैया आधार कार्ड या पासपोर्ट वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सोचना जरा ध्यान से, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नागरिकता का प्रमाण नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता का प्रमाण क्या है? आप इस देश के नागरिक हो, इसका प्रमाण क्या है? इन सारे आधार पे लिखा है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल पहचान पत्र है। और कमाल की बात क्या है, देखना जरा ध्यान से, बिना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है। बिना पते के प्रमाण के आपका वोटर कार्ड नहीं बनता, वोटर कार्ड आपके पते का प्रमाण पत्र नहीं है। नहीं, मजाक कर रहा है ना। मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझा है इन लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को क्या है, सरकार बड़ी चीज है, ये भूल जाते हैं मैं ही सरकार हूं। वो उनको सरकार बोलते हैं, नौकर को सरकार बोल रहे हैं, नौकरों को मस्तिष्क में इमेज बना के बोलते हैं कि वो बड़े थे, उनके पास ताकत है, हमारी दी हुई ताकत है, ये भूल जाते हैं और हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1987 के बाद यदि कोई व्यक्ति पैदा हुआ है 1987 के बाद, तो उसे अपने बाप दादाओं का भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जन्म का। अब मेरे पिताजी जब पैदा हुए हैं 1950-60 में, उस टाइम पे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट केवल और केवल शरणार्थियों का बनता है। आपको यह पता नहीं है? पता नहीं है ना? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें हमारी धारा डाल दे, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट केवल शरणार्थियों का बनता है, देश के नागरिकों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। जो मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि 1947 से लेकर 2014 तक भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था प्रत्येक नागरिक, टोटल देश के ऊपर, वर्ल्ड बैंक का। आज वो कर्जा जो है, खोल देगा, आज वो कर्जा जो है वो 256 लाख या 300 लाख करोड़ तक पहुंच गया है ना? जबरदस्त है ना?
जो 67 साल में तो 55 लाख और अगले 12 साल में 250 लाख। सर मेरे साथ हो गए तो मैं करिश्मा दिखाना चाहता हूं। करेंगे करिश्मा, करिश्मा करेंगे। समझ गए बात आप? तो अब वो कह रहा है, मैंने आपसे कल पूछा था कि उसने कर्जा लेने के वक्त क्या गिरवी रखा है। यदि आपको पूरी जानकारी ना हो तो मैं बता देता हूं, उसने व्यक्ति गिरवी रखे हैं। देश के लोग जिनका आधार कार्ड बना है और जिनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना है। हाँ तो है ही, आपका है ही। उन लोगों ने, आपका डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्रालय नहीं कहा है, उन्होंने कहा मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। ह्यूमन रिसोर्स है और वो रिसोर्स गिरवी रखा है उन्होंने। आई बात समझ में? जैसे गुलाम होते थे ना अंग्रेजों के, कि तुमको गुलाम घर वाले बेचते थे ना, घर वाले बेचते थे बच्चों को, आज भी बेचते हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को आज भी परिवार बेचते हैं। 7-8 बच्चे पैदा कर दिए हैं, लड़की को 15-15 हजार में बेच रहे हैं गरीबी के इलाके में। देखा होगा ना, अभी खबर आई थी 3-4 दिन पहले भी, खुद मां बाप बेच रहे हैं। ये हालात पैदा कर दिए उन्होंने। तो अगर बच्चे को बेच रहे हैं तो बच्चे को गिरवी भी रख रहे हैं। और गिरवी कौन रख रहा है? सिस्टम में बैठे लोग। वर्ल्ड बैंक के यहां आदमी को गिरवी रखा जा रहा है। इसीलिए आधार कार्ड बनवाने पर, हर डॉक्यूमेंट को आधार के साथ जोड़ने पर इतना बड़ा खेल चल रहा है, इतना जबरदस्ती चल रही है। वरना बताए कि उन्होंने क्या गिरवी रखा है। अब इससे मुक्ति का रास्ता क्या होगा? इससे मुक्ति का रास्ता यह होगा कि इस डॉक्यूमेंट के भरोसे आपको जो मिलता है वो अपना पैदा कर लो। नहीं, इस डॉक्यूमेंट के भरोसे क्या मिलता है आपको? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से क्या मिलता है? स्कूल में दाखला। अपना स्कूल खोल लो। उनके स्कूल में सीबीएसई का बोर्ड है, तुम्हारा वाला बोर्ड कौन सा होगा? हमारा जनता का बोर्ड होगा। वहां तो कोई गारंटी हो ना हो, यहां रोजगार की गारंटी होगी, क्योंकि ये सोसाइटी द्वारा चालित है। आपको वहां डॉक्यूमेंट किस लिए चाहिए? नौकरी के लिए, काम के लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर सोसाइटी उस बात को कंफर्म कर दे कि मेरे गांव में मेरा बच्चा सर्वाइव करेगा, इररिस्पेक्टिव कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं। गांव के अंदर गांव के आदमी को तो मालूम है ना कि ये भाई देवेंद्र का बच्चा है, कि ये रामफल का बच्चा है, कि ये सुरेंद्र का है, कि किसका बच्चा है, पता है ना। हमको किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं है। हमें किसी कागज की जरूरत नहीं है। मेरे को गांव में आधार कार्ड लेके घूम कर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं जाकर ब्राह्मणों के मोहल्ले में जाके कहूं कि दादा मेरा ये आधार कार्ड देख लो, मैं तुम्हारे गांव का आदमी हूं। वो कहेगा हाँ भाई किसका है तू? मैं कहूंगा कबूल सिंह का पोता हूं। बोलेगा अच्छा आजा बैठ, बात करते हैं, बता क्या बात है। कोई कागज देखने की जरूरत, मुझे क्या जरूरत है भाई? यहां तो नहीं कागज देख करके आपको यहां बिठाया गया। केवल अपराधियों के लिए कागज चेक करना जरूरी है। यदि यहां कोई अपराधी नहीं बैठा है, हमको क्या जरूरत है चेक करने की? सर पहले कहां होती थी चेकिंग? क्योंकि अपराधी नहीं होता था, क्योंकि पलायन हो रहा है। अपराधी हमेशा बाहर का आदमी होगा। गांव का बच्चा गांव की लड़की को कभी नहीं छेड़ सकता। अगर छेड़ेगा तो गांव की पंचायत बैठेगी, पूरे गांव में पूरे परिवार के ऊपर कलंक लगेगा। आगे से नहीं छेड़ेगा कोई कई साल तक। जिनको नहीं पता था कि पिछली बार छेड़ने से क्या हुआ था, केवल वही छेड़ पाएंगे। और एक बार पता चल जाए तो छेड़ देंगे। अब पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस थाने में कर दिया, अगले बच्चों को पता ही नहीं कि गलत काम करने का परिणाम क्या होता है। जेल में ठूस दिया। यार जेल में क्यों ठूस दिया? अपराधी आदमी समाज के अंदर होना चाहिए, समाज से कटा हुआ, समाज उससे कटे। और हर रोज माँ बाप बताएं कि ये चोर है, हरामी, ये गंदा आदमी है, ये समाज को धोखे देने वाला आदमी, इसलिए समाज इसके साथ नहीं है, ताकि अगली जनरेशन गलती करने से बचे। दिखना, शीशे की जेल होनी चाहिए। अगर जेल हो तो शीशे की जेल, ट्रांसपेरेंट की, वहां जेल में रखो अगर जेल में ही रखना है तो, ताकि वहां से गुजरता हुआ बच्चा स्कूल में जा रहा है तो देख रहा है कि उसके ऊपर लिखा हो कि ये चोर था, सिद्ध हो गया था, इसके ऊपर लिखा हो कि ये रेपिस्ट था। बच्चे को दिखना चाहिए ना कि गलत काम करने वालों के साथ क्या होता है, तो ही तो आगे से गलत काम करने से बंद करेंगे ना। वो दिख ही नहीं रहा। उन्होंने जेल की इतनी
वहां जाना ही मुश्किल है। स्कूल का कोई टूर ही नहीं निकलता है कि अपराधियों को दिखाई दो आप, कि उन बच्चों को बता दो कि अपराधियों के साथ क्या होता है। उल्टा उनकी वहां पूरी ख्याल रखा जाता है। अभी 13 साल के बच्चे ने अपनी चाचा की, अपनी चाची और अपने भतीजे की हत्या कर दी है ना, देखा हो अपने भाई की, सॉरी उनके बच्चों की, छोटा सा बच्चा था। हत्या करने के बाद बोला कि दिक्कत क्या थी तुमको, तो जो काउंसलर था, क्योंकि वो जुवेनाइल था बच्चा, 18 से कम का था, तो उससे पूछा काउंसलर ने कि तुमने इनको क्यों मारा, कि चाची रोटी नहीं देती थी, भूखा रखती थी घर के अंदर, मैंने मार दिया क्योंकि मुझे पता था कि जेल में तो पक्का रोटी मिलेगी। लॉजिक देखो आप उस बच्चे का, 13 साल के का। उसने कहीं सुन लिया होगा बैठे हुए बैठक के अंदर कि जेल में रोटी तो पूरे टाइम पे मिलती है जी, एकदम। आप ही बताइए कि जेल के अंदर प्याज कैसे पहुंचता है छौंक लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए। जेल का हवलदार, वहां काम करने वाला नंबरदार, वहां का अधिकारी खाकी वर्दी वाला अंदर पहुंचाता है, 1000 रुपए की सिगरेट देता है वो अंदर। अब पहले ही जेल में है, ऊपर से 1000 रुपए की सिगरेट उसको मिल रही है, तो उसको तो बाहर आकर के एक्सटॉर्शन करना ही पड़ेगा, उसको तो बाहर आकर के बंदूक दिखानी पड़ेगी, लोगों से लूटना पड़ेगा। लूटेगा तो समाज के अंदर अपराध बढ़ेगा। तो असल में वो अंदर खाकी वर्दी वाला ही तो ये कर रहा है। तड़के वाली चीज तो फिर भी मिल ही रही है ना, खूब मौज वाली चीज मिल ही रही है। बिस्तर का अरेंजमेंट अंदर वाले ही कर रहे हैं, मोबाइल का अरेंजमेंट अंदर वाले कर रहे हैं, सब कुछ अंदर वाले कर रहे हैं। तो अपराधी अपराध की सजा तो भुगत ही नहीं रहा है ना, वो तो आराम से सेफ्टी में बैठा है। कई अपराधी कत्ल करते हैं जानबूझ करके, क्योंकि उनको किसी और से खतरा होता है, कत्ल करके एक्सटॉर्शन करने का मौका मिल जाता है, और जेल से सेफ जगह कहीं है नहीं है। अख्तर नहीं था सर, वो बोलता है मैंने तो मेरे को जेल में ही रखा। हाँ, उसने ये बोला कि मैं ऑस्कर था। तो लोरेंस का इंटरव्यू हो गया था ना 2 बार। तो मतलब आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि भाई उन लोगों ने इस, हाँ SIR पे बात थी यार, SIR पे ही चलते हैं। बात SIR तो खैर हो गया था पूरा ना, नहीं वो बताया नहीं। हमको बनवाना है या नहीं बनवाना? हमको अपनी वोट बनवानी है तो बनवाओ, कोई जरूरत तो नहीं है। नहीं देखो आप वोटिंग सिस्टम से बाहर होना चाहते हो तो आप हो जाओ, हमें होना है, एक दिन हमको वोटिंग सिस्टम से बाहर होना है। लेकिन वो हम कब होंगे, जब हमारे पास हर गांव में वोटिंग सिस्टम से बाहर होने वाले लोग होंगे, जब हम इस समाज को बता चुके होंगे कि वोटिंग का नुकसान क्या है, वोटिंग का ना करने का फायदा क्या है। जब हम ये नहीं बता पाएंगे तो कैसे बताएंगे। आप देखो ध्यान से, क्या जैसे अब मान लो गांव में बताएंगे तो अब कल को इसमें सारा कोई और जोड़ ना। भाई आज मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, बता दो। यदि आप वोट नहीं बनवाते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है। मोर्चे की विचारधारा पे यकीन करने वाला व्यक्ति मोर्चे के लोगों की बात मानकर वोट नहीं बनवाएगा, विरोधी पार्टी वालों की वोट वो खुद नहीं बनाएंगे, सिर्फ उनकी फेवर वाले लोगों की वोट बनेगी, तो उनकी सरकार कभी जाएगी नहीं, जाएगी कभी। पुलिस उनके हाथ में रहेगी, फौज उनके हाथ में रहेगी। तो भाई हमको जिस प्रकार से ये कहा जाता है वो बात एकदम सही है कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में तो उतारना पड़ेगा, उतरना नहीं, उतारना पड़ेगा। दिक्कत क्या होती है, लोग कहते हैं उतरना पड़ेगा। भाई जरूरी नहीं है उतरना पड़े, जरूरी नहीं है उतारना पड़े। हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं कीचड़ को साफ करने के। हमको ये दिमाग में फिट कर दिया गया है कि केवल राजनीति करने से ये होगा। राजनीति से समाधान नहीं है, लेकिन सारे समाधानों में राजनीति एक समाधान है। जैसे शिक्षा पर काम करना एक समाधान है, आप शिक्षा पर काम करना चाहते हो, लेकिन आपके स्कूल को चलने ही नहीं देगी। कौन नहीं चलने देगी? राजनीति नहीं चलने देगी। समझ गए ना? जुडिशरी नहीं चलने देगी, पुलिस तंत्र नहीं चलने देगा। आप लोगों को गुड़ शक्कर खिलाना चाहते हो, चीनी से मुक्त कराना चाहते हो,
लेकिन आपके गुड़ शक्कर की भट्टी को चलने नहीं देंगे। कोलू कलेसर जो है ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है, ऐसा फैला करके एनजीटी नोटिस भेज के बंद करा देगा। दुष्प्रचार करके मीडिया हमको बदनाम कर देगी। आपने गलती से एक पुलिस वाले को झापड़ झाड़ भी दिया तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। चिल्ला चिल्ला के क्या, किसको बताओगे? चिल्ला चिल्ला के जो समझे हुए हैं उनको चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं है, और जो समझे हुए नहीं है, वो समझने वाले नहीं है, वो चुप बैठेंगे, और जो शातिर है वो आपके इस हालत का फायदा उठाएंगे कि ये देखो कैसे चिल्ला रहे, तो पागलों की तरह चिल्ला रहा है। और मीडिया उनके हाथ में है, अपोजिशन के पास राजनीति करने की पूरी कला है, उनको मालूम है किसी के एक छोटे बयान का इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब मैं जब SC/ST एक्ट के ऊपर बहुत 90 तुले शब्दों में बोला था, उसको भी चंद्रशेखर रावण की टीम ने उठा लिया। चंद्रशेखर ने ऊपर से कमांड दी कि इस आदमी के पीछे लगो SC/ST वाले, और तो अपन ने बोला हुआ उनके फेवर की बात की थी। मैं तो समाज के किसी हिस्से को छोड़कर चलते ही नहीं ना, मोर्चे वाले लोग तो वो इस्तेमाल कर नहीं पाए, उसका मोमेंटम बना नहीं पाए सोशल मीडिया के ऊपर। कोशिश तो खूब करी उन्होंने, इस आदमी का बहिष्कार करो, वो करो, ये करो। मुझे बोले कि इसका जवाब दो। मैं कहा नहीं, जवाब देने का मतलब है कि बात का असर हो रहा है। इनकी बात का कोई असर हो ही नहीं रहा है। हमारा बहिष्कार कौन करेगा? केवल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कुत्ता होगा पालतू, सिर्फ वो बहिष्कार कर सकता है हमारा। समाज की बात करने वाला, समाज में रहने वाला एक भी आदमी हमारा बहिष्कार नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो बात टोटल पूरा हर किसी की कर रहे हैं ना, सबकी कर रहे हैं। तो समझ जाना चाहिए, फटाफट उसका प्रोफाइल खोल कर देख लो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, या तो लोग प्रोफाइल है, या फिर वो पता लग गया कि इस विचारधारा का आदमी है। कोई बात नहीं, पॉलिटिकल विचारधारा का है, छोड़ो उसको। तो सिस्टम जो भी चल रहा है उसके खिलाफ है। सिस्टम में जो लोग अगर सही है तो उनके खिलाफ थोड़ी है, वो भी अपने समाज के उनके साथ ही है ना, अगर वो जुट जाए तो, या अपनी विचारधारा में सही राह पे चले तो। अब आपको उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो कि SIR नहीं करवानी है, असल में हम सिस्टम का ही फायदा करेंगे अपनी वोट ना बनवाकर। तो हमको क्या करना है, मैं आपको लॉन्ग रन की बात बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि 15 साल मिनिमम लगते हैं किसी भी बदलाव को दिखने में कि हाँ बदलाव हो रहा है। जैसे आज आपको क्या दिखने लगा है कि जो लोग पहले मुझे, जब मैं 16 में जब मैं चलता था, सुनते नहीं थे, फिर जो 2020 में पागल बोलते थे, वो अब 2026 में मतलब 24 में और 25 में उन्होंने कहना शुरू किया कि तुम ठीक कह रहे हो, और अब 26 में वो हमारी भाषा बोलने लगे हैं, है ना। 10 साल लगे इस प्रोसेस को यहां तक आने में। 10 साल की कंसिस्टेंसी का लेवल आप देख लीजिए कि मैं इस काम के अलावा कुछ भी नहीं करता हूं, है ना। लोगों के कमेंट आते हैं, वो पूछते रहते हैं, कुछ लोग हमारे साथियों से पूछते हैं इसका घर कैसे चलता है। उधार पे सोचते हैं कि ये जो दान का पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये किताब बेच के घर चला रहा है, वो सोच रहे हैं कि ये पैसा इसके घर जाता है, मेरे घर नहीं जाता ये पैसा। ये पूरा सोसाइटी का ही नाम है इसका। मेरा घर मेरी कमाई से चलता है, मेरी मेहनत से चलता है। वो थोड़ा बहुत समय मिलता है मुझे, जितना भी, मैं सिर्फ जब बिल्कुल जब सिर पे आन पड़ती है कि अब कमाए बिना बात बनेगी नहीं, उधार देनी है लोगों की, तभी अपन काम करते हैं, उसके अलावा अपन काम नहीं करते। यही काम करते हैं। और इस 10 साल की इस यात्रा में अब हमको यह मालूम पड़ा कि चेंज होने लगा है। आज मोर्चे के साथी अपने बच्चों को लाने लगे हैं, वो बच्चों के दिमाग में समाज के प्रति, अपने दूसरे लोगों के प्रति अच्छे भाव आने डलने लगे हैं। एक तरफ नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोग हैं जो लगे हुए 10 सालों से, एक तरफ हम हैं। तो जब नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोगों के दिमाग में डले हैं, तो हम भी जहां भौके बोले हैं वहां भी बात भी कहीं तक तो गई हुई है। ऐसा नहीं होता है सोसाइटी के अंदर। जैसे कलम से पूछ रहे थे कोई, आप भी पूछ रहे थे शायद, कि वो जो बिल गेट्स एंड ऑल ये सब कर रहे हैं, तो परमात्मा कहां है? ये सब जब हो रहा है
तो वो क्यों करने दे रहा है, क्यों पनिशमेंट नहीं देता है? तो ये नियम है कुदरत का। परमात्मा किसी को पनिशमेंट नहीं देता है, परमात्मा किसी को अप्रेजल नहीं देता है, परमात्मा किसी को रोकता नहीं है, परमात्मा किसी को नहीं कहता है तुमने ये काम करना है। ना अच्छा कहने के लिए करता, ना बुरा करने के लिए करता। जब भी काम करना शुरू करेगा, अंदर बैठा परमात्मा, ऊपर बैठा जहां सोचते हो जहां बैठा है, वो एक बार इशारा करेगा ठीक जा रहे हो, एक बार इशारा करेगा गलत जा रहे हो, आवाज जरूर लगाएगा। और यहां आने के बाद वो आपको दोनों तरफ की दोनों रास्ते देगा। इस रास्ते जाना चाहो या इस रास्ते, फ्री विल है आपकी, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहो तो उस रास्ते पर जाकर जब आप अच्छा काम फील करोगे, जब आपका डोपामिन रेस करेगा, जब आपका अंदर से उत्साहवर्धन होगा, तो आप खुद को अप्रेजल दोगे, खुद आपको मजा आएगा। जब आप गलत काम कर रहे हैं तो आप अपने उस थॉट प्रोसेस में कि मेरे से गलती हो गई है, आप उस गलती के चक्कर में उलझ जाओगे, आप खुद को सजा दोगे। गलती हम लोग क्या करते हैं, इंसान गलती क्या कर रहा होता है, उसको मालूम है कि उसने गलत किया हुआ है, वो खुद से माफी मांगने की बजाय, वो जिसके प्रति उसने गलत किया उससे माफी मांगने की बजाय, वो ये साबित करने पे, सफाई देने पे लगा रहता है कि मैंने तो ऐसे इसलिए किया था, मैं तो वहां ऐसा सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था। और वो जब तक इस शब्दों के जाल में उलझा पड़ा रहेगा, तब तक वो अपने आप को पनिश करता रहेगा। वो किया हुआ है उसने किसी का बुरा, बोला हुआ उसने किसी को गलत, तो वो बोला हुआ हमारी जो नर्वस सिस्टम है ये याद रखता है। हमने किसी के प्रति कुछ भी गलत सोच भी लिया, किसी का अगर नुकसान, सोचते ही वो मेमोरी नर्वस सिस्टम में आ जाती है और वो अपने आप को पनिश देना शुरू करता है। तो बीमारियां बन के रहती है, कभी बीमारी घर से नहीं जाएगी, शरीर से नहीं जाएगी। यानी अगर बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो तो भावों से मुक्त होना पड़ेगा, किसी के भी प्रति किसी भी तरह के भाव से मुक्त होना पड़ेगा। केवल देखते रहो, सामने वाला बुरा कर रहा है तो लिख लो बुरा किया, अच्छा कर रहा है तो लिख लो अच्छा किया। ना बुरा करने पे बुरा मानना, ना अच्छा करने पे अच्छा मानना, जो तुमने किया तुम भुगतोगे, बात खत्म। क्योंकि करने वाला खुद अपने किए हुए जाल में फंसकर खुद को पनिश करता है। वो बीमारी के रूप में करे, घर में कलह के रूप में करे, वो किसी रूप में करे, वो पनिशमेंट उसे खुद मिलती है। इसलिए सारे के सारे वो जो उस पे जंतर मंतर पे तिल चिट्टो वाली पार्टी का एक गे आता है ना, जिसको बहुत मशहूर किया LGBTQ वालों को, टीवी चैनल वालों ने, वो कहता है ना कि जितने भी बड़े ये उद्योगपति हैं, जितना बहुत पैसा कमाने वाले लोग हैं, बहुत फेमस लोग हैं, सारे गे हैं, ऐसा बोल रहा था ना वो। मतलब वो कुदरत के साइकिल से बाहर है। कुछ लोग कहते हैं कि तो आपका इस LGBTQ वाले पे क्या कॉन्सेप्ट पे क्या है कि किसी को कैसा ही पैदा कर दिया, उसमें उसकी क्या गलती है, अंदर जो उसके से नहीं। अगर कुदरत उसको वैसा पैदा करती, उसको वैसा पैदा करने का कुदरत का क्या लॉजिक है? कुदरत ने सिर्फ दो ही वो बनाए हैं, लिंग बनाए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुरुष और स्त्री, नर और मादा। बीच का कुदरत ने नहीं बनाया है। बीच का अगर कोई पैदा हुआ है, या आदमी आदमी को पसंद करने वाला पैदा हुआ है, औरत औरत को पसंद करने वाली यदि पैदा हुई है, तो वो हार्मोनल डिस्टरबेंस है जो उसको इंसान ने दिए हैं, केमिकल्स के जरिए, इंजेक्शंस के जरिए, दवाइयों के जरिए, मतलब दूसरी चीजों के जरिए। वो आदमी का किया हुआ है, जीन्स के साथ छेड़खानी, वो कुदरत का नहीं है। कुदरत बहुत सोफिस्टिकेटेड काम करती है, परफेक्शन के साथ काम करती है। आदमी केवल अपना फायदा देखकर काम करता है। कुदरत जब कोई बीज बनाती है तो वो ये सोचकर बीज बनाती है कि इसके आसपास वाले साइकिल को कैसे चलाना है, पूरे साइकिल को, पूरा सर्कल। आप उस साइकिल में फिट नहीं होते हो, उस सृष्टि के आगे चलने के साइकिल में फिट नहीं होते हो, तो आप कुदरत के अपराधी हो बेसिकली। यदि आप शादी नहीं करते हो तो आप अपराधी हो। यदि आप शादी मतलब बच्चे पैदा इन द सेंस, क्योंकि आपको ये बीज आगे लेके जाने का काम करना ही पड़ेगा। कुदरत ने आपको ये इसीलिए पावर दी है। तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो इस साइकिल को आगे बढ़ाने में, वो तो शादी वाला कॉन्सेप्ट तो आदमी ने बनाया, कैसे शांतिपूर्वक रहना है उसके लिए,
वो कुदरत ने नहीं बनाया। और उस साइकिल का हिस्सा हमको होना है, इतना सा काम है हमारा। तो जो आपका बच्चा है वो भी साइकिल का हिस्सा है, और मेरा बच्चा भी। इसीलिए बच्चे सबके साझले होते हैं। वो मेरे घर में पैदा जरूर हुआ है, मैं उसका मालिक नहीं हूं। वो आपके घर में पैदा जरूर है, वो आपका मालिक नहीं, आप उसके मालिक नहीं हो। वो समाज का, कुदरत का बच्चा है, और कुदरत के लिए ही उसको आगे बढ़ाना है। इतना ही समझ में नहीं आ रहा है हमको। हम उसे अपना अपना मान के, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम चमकाने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए उस साइकिल में फंस गए हैं। हाँ, मैं केवल उसका उत्तरदायी हूं जो मैं बोल रहा हूं, उसका उत्तरदायी हूं जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं। मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूं जो आप समझ रहे हो या मेरे कहने से आप कर रहे हो। मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूं। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मेरा बच्चा है उसके किए का मतलब, उसने किया वो उसका है। अच्छा किया तो उसका, बुरा किया तो उसका। उसमें आदमी ये मान लेता है कि उसने बुरा किया तो समाज ये कहेगा कि देवेंद्र की परवरिश में कुछ गड़बड़ रह गई होगी। इसलिए मैं अपने उस इमेज को बचाने के लिए मैं उस बच्चे का अच्छा वाला पोर्शन समाज के सामने रखता हूं, बुरे वाले पोर्शन को ढका के रखता हूं। और जब मैं बुरे पोर्शन को ढक के रखता हूं, वहीं से बुराइयां जन्म लेती हैं। लोगों ने, जब पावर वाले लोगों ने अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए, जेल से बचाने के लिए पावर का इस्तेमाल किया, चौधर का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल किया, तो वो बंदा बड़ा होकर और बड़ा अपराधी बना। उसी ने इस पूरे साइकिल को तोड़ा। बेसिकली जिसने भी तोड़ा उसी ने गड़बड़ करी। इसलिए हमने ये कहा कि एक मॉडल नहीं बनेगा। मोर्चे का जो एक मॉडल है, ये नहीं, आपके गांव का, मेरे गांव का मॉडल नहीं बनेगा। ये बात बिल्कुल पक्के रखना। जिसको बात समझ में आ गई है वो क्रांति में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये नियम है ये। और जो झंडा उठाने वाले हैं, जो नारे लगाने वाले हैं, जो भीड़ है, जो आगे चलने वाली, वो कौन है? जो क्रांति में पार्टिसिपेट कर रही है। क्योंकि उसको समझ में नहीं आया हुआ करना क्या है। वो कह रही है जो तुम कह रहे हो, मैं तो तुम बुलाओगे पहुंच जाएंगे, तुम कहोगे नारे लगा देंगे, तुम कहोगे संसद पे चढ़ जाएंगे, तुम कहोगे ये कर देंगे, सरकार गिरा देंगे, वोट डाल देंगे, वोट काट देंगे, अधिकारियों के साथ ये कर देंगे, उनके साथ ये कर। वो उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। इसलिए वो भीड़ का हिस्सा है, वो विध्वंस का काम कर रही है। जिसको समझ में आ गया है वो उसी दिन समझाना चालू कर देगा। असल क्रांति ये है, समझाने वाली। जैसे आपने समझाया, अगले को समझ में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने घर के हालात को ठीक करेगा, अपनी चीजों को ठीक करेगा, अपना खाना ठीक करेगा, अपना उगाना ठीक करेगा, अपना व्यवहार ठीक करेगा, गलतियां हो गई उनको सुधारेगा, आगे बढ़ेगा। मतलब वो जिसको समझ में आ जाएगा पहले अपना करता जाएगा, बाकियों को समझाता जाएगा। फिर उनको समझ में आएगा, वो अपना करते जाएंगे, बाकियों को समझाते जाएंगे। उनको समझ में आएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एमएलएम की तरह। हम देश के हालत सुधारना चाहते हैं। क्या हालत सुधारना चाहते हो? वो कहते कुछ लीक हो गया है, वो ठीक करना चाहते हैं। उनको यही नहीं पता कौन क्या लीक हुआ था। मतलब वहां ऐसे लोग भी थे जो कहते कुछ लीक हो गया है, हम वो ठीक करना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लीकेज ठीक हो जाएगी। हम तो जो आम जो पब्लिक है, आम जो जनता है, उसके पास इतनी समझ नहीं है जिस समझ के लेवल पर हम बात कर रहे हैं। परंतु उसके पास समझ जाए बिना बदलाव नहीं कर सकते आप। और वो समझ एक दिन में, एक मीटिंग से, एक बार से नहीं आएगी, एक साल में नहीं आएगी। किसी गांव में आज बताना चालू करोगे, उस गांव को बात समझ में आने में, जिस व्यक्ति ने पहली बार सुना होगा उसको समझ में आने में 3 साल का समय लगना है। 3 साल। आप में से भी यहां पक्के होंगे जो मोर्चे में आने में 3 साल लग गए, जिनको घर से उठकर आने में। है कोई? हाथ खड़ा करो जरा, अगर कोई ऐसा है। देखो ये
आने में 3 या उससे ज्यादा समय लग गया। यानी है लोग आने में 3, समझ में बताने से नहीं आता है। मेरे को 3 महीने 3 महीने नहीं लगे। आप उससे पहले राजीव दीक्षित को सुनते होंगे, तो उसके वाले 3 साल नहीं जोड़ोगे क्या? बात पहली बार जब सुनी है, मेरी बात नहीं, वो तो मेरे जबान से निकले, किसी की जबान से निकले, ये वाली बात जब पहली बार कोई सुनेगा तो उसको 3 साल लगने हैं। ये कुदरत का साइकिल है भाई पूरा। आप देखो जरा ध्यान से, कोई बीमा करवाते हो तो उसका लॉक इन पीरियड कितना होता है? 3 साल का होता है। कंपनी में जाते हो प्रोबेशन पीरियड भी लगभग 2 से 3 साल का होता है। 3 साल का समय हम लेते हैं। कोई भी कंपनी है, कोई भी दुकान खोलते हो तो बिजनेसमैन अपने अगले बच्चों को बोलता है कि भाई 3 साल तक दुकान अपने खर्चे पे चला लेगा अगर, तो समझ लो तेरी दुकान चल जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना जी, व्यापारी लोग बता सकते हैं आसानी से कि हाँ मिनिमम 3 साल का समय लगता है। हमने भी जब मोर्चा स्टार्ट किया था तो अपने साथियों को पहले दिन ही एक बात कही थी, अगर 3 साल तक रोज एक नए आदमी तक हम बात पहुंचाने में कामयाब हो गए, यानी रोज हमें मिनिमम एक आदमी का टारगेट लिया था कि मेरा टारगेट क्या है, मैं जिस दिन मीटिंग नहीं कर रहा हूं, ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं, उस दिन भी कम से कम बस में जा रहा हूं, ट्रेन में जा रहा हूं, फ्लाइट में जा रहा हूं, मैं नहीं छोड़ता किसी को। जो पास में बैठ गया समझो 1 घंटे के लिए पकेगा। अगर मेरी बात मेरे से, हाँ जी राम राम जी कहां से हो, पूछ लिया, एक आधा ऐसे होता है ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, मैं कुर्ते पजामे वाला आदमी, उसको सोचता है छी गामड़िया है। तो मैं देखता हूं कि अच्छा ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, तो अपन अपना फोन लेते हैं, फोन को स्विच ऑफ करते हैं क्योंकि बीच में बेल आ गई तो बेइज्जती हो जाएगी, और कहानी फोन पे चालू कर देते हैं। सुन तो रही है, मेरे को पता है कान तो बच खुले ही हैं। बात पहुंचाने से मतलब है अपने को, अपन नहीं छोड़ते भाई, ठीक है ना। रोज वीडियो बना के डाल दो, किधर भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक नए आदमी को पक्का बात बताएंगे अगले 3 साल तक का हमने ये टारगेट लिया। सफर में ऐसा कुछ नहीं तो कहीं भी 3 साल मिनिमम लगता है। वो अगला बंदा घंटे के बाद में खुद ही पूछने लग जाता है क्या करते हो आप, मैं कहा अब तो मैदान पे, अब तो यानी आदमी ने सुन लिया तो उसको लगता है कि यार हो तो रहा है ऐसा ऐसा, उसको फिर ये यकीन नहीं होता कि मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, फिर जो पता लगता है यार ये अकेले नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, फिर उसका थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो वो हौसला हमें मालूम था इस बात का कि 3 साल तक हमको मोर्चा सरवाइव करवाना है, रोज कुछ ना कुछ करना है, और मोर्चा जिस दिन 3 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन हम लोग मान लेंगे कि हाँ भाई डन, अब अपना काम होगा। मोर्चा बना था 24 जनवरी 2022 में। उसके बाद हमने गांव, उससे पहले गांव जाते थे, उससे बाद जाते थे। फिर जिन लोगों ने वो था ना चंडीगढ़ में गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद थोड़े से मैं तो गिरफ्तारी बोल लें तो मैंने, जो नए लोग थे वो नए लोगों के बात जब पहुंची नए लोगों तक, तो उन लोगों ने अपने गांव में मीटिंग्स रखी। उनको लग रहा था कि ये मीटिंग्स करने से समाज जाग जाएगा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं जाता गांव में, अब गांव के भोले भाले लोग, मैं वहाँ रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, बिल गेट्स, हार्ट टेक्नोलॉजी, ब्लू बीम टेक्नोलॉजी, अभी जो चल रहा है फूड क्राइसिस रेट, और मैं पता नहीं क्या क्या पेल देता, और वहां से निकलने के बाद क्या कह के गया भाई। मुझे उस गांव में जिसने बुलाया होता वो मुझे अलग से बुलाता, बलारा जी, हाँ यार गांव वालों का लेवल तो देख लेते। मैंने कहा क्या देखूं मैं, बोले लेवल मत देखो, क्या देखूं मैं, क्या बोलूं भाषण में, हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, हमें इकट्ठा होकर लड़ना होगा, है ये लाइन बोलूं या मैं बात को बताऊं, असली बात इनको समझ में नहीं आती। अरे समझ में वैसे भी नहीं आनी, आज पहली बात बताऊंगा, कल दूसरी बताऊंगा, परसों चौथी बताऊंगा, सारी की सारी बता रहा हूं। कभी कोई उठा के देख लेना, कभी कोई उठा के देख लेना, वो सारी की सारी बोली हुई है। जो आज चल रहा है वो बोला हुआ है, 22 में बोला, 20 में बोला, 21 में बोला, और वो लोग आज कहने लगे कि यार ये ठीक कह रहा था। बात आज भी समझ नहीं आई उनको
रॉकफेलर आज भी याद नहीं हुआ। मैं कहा मैं तब मानूंगा जब गांव का बूढ़ा रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड की बात करने लग जाएगा, जब वो अल्टरनेट ढूंढने लगेगा कि पैसा नहीं होगा जेब में तो कैसे काम चलाना है, जब सर्टिफिकेट नहीं होगा, कार्ड नहीं होगा तो कैसे काम चलाना है, जब वो ये अल्टरनेट पे बात करने लगेगा। मोर्चे के लोग करने लगे हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या, सिर्फ दाखला ही तो है, उसके बदले दाखला हम अपना स्कूल खोल रहे हैं। अगर इलाज नहीं होगा तो क्या, अगर आपने मेडिकल कार्ड नहीं बना तो अपने मेडिकल के एक्सपर्ट तैयार कर तो रहे हैं सारी थेरेपी के, रेकी हीलिंग के, एनर्जी हीलिंग के, भाई वो क्या नाम, होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के, एक्यूपंचर के, एक्यूप्रेशर के, सुजोग के, जितनी थेरेपीज है, न्यूरोथेरेपी के, सबके, उल्लूपैथी के तो पड़े हैं बतेरे सारे, जब लास्ट में जरूरत पड़ी देख लेंगे वो तो। पर हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई हम लोग अल्टरनेट तैयार कर रहे हैं पैरेलल में। खेत में ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो क्या होगा, बीज कैसे बचाना डंगरों का, आदमी का, इस सारे पे पैरेलल में प्रोसेस में बात अपने मोर्चे में तो चल रही है, पर गांव में तो नहीं चल रही। जब ये गांव में चलने लग जाए, जब गांव का आखिरी आदमी इस पे बात करने लग जाए, तब हम बोलेंगे इससे होगा। इसलिए हमने शिष्य कुल का कॉन्सेप्ट दिया। शिष्य कुल का कॉन्सेप्ट का क्या फायदा है भाई, मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी साथी के 2 बच्चे हैं, अब उसके दोनों बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है उसे, उनके करियर की चिंता है, उनके गेम की चिंता है, उनको टाइमिंग की चिंता है, सारा काम करना पड़ रहा है उनको। किस टाइम तो वो मोर्चे का काम करें, क्या कहें लोगों को कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये सारी चीजें खराब है। अब मेरे को कहते हैं ये एजुकेशन, कहता है मोबाइल बहुत खराब है, खुद 2-2 3-3 रखता है, ये खुद कहता है कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, खुद इसका बेटा जो है सीबीएसई में पढ़ता है, ऐसा बोलेंगे ना वो, तो अपन तो झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमजोर दिल वाला नहीं झेल पाता इन बातों को। हमें तो पता है कि भाई हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको क्यों वहां तक लेके जा रहे हैं। तो अब गांव से मैंने टारगेट लिया कि मैं गांव से लूंगा 2 बच्चे। मुझे मालूम है कि ये 20 गांव, यदि 10 गांव ले लिए, इस 10 गांव में हमें एक आर्टिस्ट चाहिए, गाने वाला, एक बजाने वाला, एक टेक्निकल वाला, एक मैथमेटिशियन, एक केमिस्ट्री की जानकारी वाला, एक फिजिक्स की जानकारी वाला, एक स्पोर्ट्स वाला, एक मैनेजमेंट वाला, एक सेल्स वाला, एक प्रोडक्शन वाला, ऐसा करके 20, यानी कि 20 तरह के बच्चे चाहिए मुझे उन 10 गांवों के लिए। समझ गए क्यों 2 बच्चे ले रहा हूं, कि मैं तय करूंगा उस गांव से 2 बच्चे कौन से होंगे। फीस तय नहीं करेगी, आदमी मेरे साथ कैसा रिलेशन है वो तय नहीं करेगा, मैं तय करूंगा मुझे यहां वो बच्चा चाहिए इस सर्कल से, तो वो बच्चा, ये इस गांव से ये बच्चा आ गया, इस गांव से ये आ गया, ये टैलेंट वाला ये आ गए, उनको तैयार करके मुझे उनको छोड़ना है उस 20 गांव में। समझ गए। अब जब उस बच्चे की जिम्मेदारी ले ली हमने, किसी के घर में 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी ले ली हमने, भाई इसको पढ़ाना और इसको स्थापित करना, इसको उसके जीवन का मकसद देना। अगर ये बिजनेसमैन है पैदाइशी तो इसका बिजनेस शुरू करने की गारंटी हमारी है, चलाने की भी गारंटी हमारी है। ये अगर आर्टिस्ट है तो इसकी आर्ट से इसको अपना जीवन कैसे चलाना है, इसको सेट करने की जिम्मेदारी हमारी है, बात खत्म। जो इसके पास टैलेंट है उसके टैलेंट से आधारित इस पर जिम्मेदारी हमारी है। गांव से मैंने 2 बच्चों को ले लिया तो मेरे पास उनके कितने माँ बाप हो गए, 2 बच्चों के 4 माँ बाप हो गए। अब मैं उन 4 लोगों को बोल रहा हूं, जो मोर्चे के साथी है वो तो है ही अपने पास, लेकिन वो 4 आदमी तो खाली है, औलाद उनके पास नहीं, उसकी औलाद की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, ठीक है। उनके पास काम कुछ और नहीं है अपने काम के अलावा, तो उनकी ड्यूटी एक ही है कि तुमको एक परिवार से सुबह बात करनी है, एक परिवार से शाम को बात करनी है। क्या वो व्यक्ति, जब मैं उसके बच्चे पर पूरे अपने 24 घंटे लगा रहा हूं, इतने लोग उस पर लगा रहे हैं, तो क्या वो अपने जीवन के 2 घंटे रोज के नहीं दे सकता अपने समाज को? तो रोज कितने घर कवर कर देंगे वो 4 लोग? फ्री है ना। डेली के 8 घर कवर कर देंगे, है कर देंगे ना। 100 दिन में यानी 3 महीनों में कितने घर हो जाएंगे? 800 घर तो गांव में होते भी नहीं।
100 दिन में हर घर तक पूरे षड्यंत्र की जानकारी, षड्यंत्र से मुक्त होने का रास्ता, और लोगों के दिमाग में जो कचरा डाला है इन उद्योगपतियों ने, टीवी सीरियलों ने, नेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने, इस सारे को धोया जा सकता है। क्योंकि जो सच है ना, सच, जो शांति, प्रेम, ये मूल स्वभाव है इंसान का। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ लव। प्रेम, प्रेम से बनी है हर चीज, प्रेम का ही उत्पादन है। बहुत प्रेम में होगा परमात्मा जब उसने धरती बनाई होगी, ये ब्रह्मांड बनाया होगा, बहुत ज्यादा अंदर से ओवरवेल्म्ड होगा तो बनता है। लेट नाइट तक फोन पे लगा रहता है, किसको तेज आवाज में मोबाइल चलाने की आदत है, मोबाइल पर क्या क्या देख रहा है, सुबह कितने बजे उठता है, एक्टिविटी में कितना पार्टिसिपेट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक्टिविटी शुरू होती है तो आते हैं, खत्म होती है तो आते हैं, बीच में गायब रहते हैं, ठीक है ना। तो वो पता रहता है कि ये व्यक्ति को ऐसे काम पे लगाना है जब शुरुआत और आखिर में आदमी चाहिए, ये बाकी काम का नहीं है। भाई पता है ना, रबड़ है, प्लास्टिक है, कागज है कि लकड़ी है कि लोहा है, ताकि इस्तेमाल उसके हिसाब से हो सके। लोहे के साथ, बिजली की तारों के साथ खेलने लग गए तो होलिया बनता था, कांड ही हो जाएगा। तो हम ये 3 दिन का तो जस्ट एक प्रोसेस है कि आ जाओ 3 दिन बैठते हैं। आपके पास 3 दिन भी नहीं है तो कहां की क्रांति करोगे भाई, है? संभव ही नहीं है। जिस आदमी के पास समय नहीं है वो बाकी लोगों के लिए समय कैसे? एक बार 3 दिन इकट्ठा निकाल लो, जाने के बाद आपको सुबह शाम दिन रात इस काम पे नहीं रखना। क्या करना है? अपने रिश्तेदारी जानकारी वालों से एक बार बात करके उसका टेस्ट चेक करो कि उसको बात प्लस लग रही है तो अगली बार बैठ के लंबी बात करो, नेगेटिव लग रही है छोड़ दो, अगली बार बात नहीं करनी उससे। अगला बंदा से बात करो, पॉजिटिव आ रहा है बढ़िया है, नहीं तो छोड़ दो। आपका पर्पस समझाना नहीं होना चाहिए, बताना होना चाहिए खाली, क्योंकि समझ में तो खुद ही आएगी। हम जो दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है, समझ वहां से आएगी ऊपर से। ये ध्यान देना बस, यहां से माइक से वीडियो से केवल इंफॉर्मेशन आएगी, समझ वहां से आएगी। समझ कब आएगी? जब आदमी अपने आप को मार लेगा। मारेगा कब? जब वो इस बात को मान लेगा कि मेरे को कुछ नहीं पता था। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे को कुछ नहीं पता, फिलहाल भी आज तक मैंने कभी, मतलब मुझे नहीं पता होता मैं जाके क्या बोलने वाला हूं, कुछ भी किसी साथी को हमारे को नहीं, मैं कहता हूं नहीं, अगर तुमको नोट्स बनाने पड़े, अगर तुमको लिख करके बोलना पड़ा तो अभी समझ नहीं आया है, अभी रुको यार, और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो और अपने आप को तैयार कर लो, क्या दिक्कत है? मतलब आपको जब समझ आ जाएगा तब आपको सब समझ आ जाएगा। समझ में कभी टुकड़ों में नहीं आता है, समझ अपने आप आ जाता है। फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, चाहे एग्जैक्ट ना पता हो पर भीतर को पता होता है, अंदर के उस परमात्मा को पता होता है कि आप सही रास्ते पर हो कि गलत रास्ते पर, आपने गलत बोल दिया कि सही बोल दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे हम लोग अपनी इस यात्रा में जो साथी आपके फेवर का है उसे लेते जाएंगे। इसमें जो व्यक्ति स्वार्थी होंगे, आपके परिवार के भी व्यक्ति हैं, वो आपकी पत्नी, आपके पति, आपके भाई, जो मोर्चे से व्यक्ति दिल से जुड़ जाएगा, उस व्यक्ति को लिए कंपलसरी है उसके घर में या तो बहुत जबरदस्त झगड़ा होने वाला है, या वो घर को छोड़ के भागेगा, या घर वाली छोड़ के भागेगा। यदि दोनों ने बात नहीं समझी तो, एक को समझ आ गई एक को नहीं आई तो एक दूसरे को पागल बोलता रहेगा। तो आपको यहां पर ये परमात्मा के अंदर भरोसा है कि आप जो काम कर रहे हो ये आपके लिए नहीं है, बल्कि अगली जनरेशन और परमात्मा का काम है, सभी के लिए है। और आप इस पर यकीन करते हो, तो जब आप इस पर टिकोगे और पक्के हो जाओगे तो आपके पुराने रिश्ते टूटने वाले हैं। ये सिस्टम ध्वस्त होने वाला है। आप सोच कर देखो, आपके आसपास जितने भी सिस्टम है, कोई भी महकमा है,
एक महकमा भी सही से काम नहीं कर रहा। रोडवेज में बस नहीं मिलती, ट्रेन में चले जाओ, ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं होती, अंदर जाओ ट्रेन खाली मिलती है कि नहीं? बुकिंग नहीं हो रही है, मतलब ट्रेन बुकिंग नहीं आ रही, वहां वेटिंग दिखा रहा है, वहां कैंसिल हो रही है आपकी टिकट, लेकिन अंदर ट्रेन में जाओगे तो वहां पर खाली है। जानबूझकर खाली ट्रेनें दौड़ाई जा रही हैं और फ्लाइट्स को भरा जा रहा है। एयरपोर्ट के नाम पर जमीनों को कब्जा किया जा रहा है और एयरपोर्ट के आसपास के 15 किलोमीटर में रजिस्ट्रियां बंद की जा रही है। हर गांव को नगर निगम यानी कॉरपोरेशन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर गुलाम बनाया जा रहा है। और ये बात हम लोगों को नहीं समझ में आ रही है क्योंकि हमने रिसर्च ही नहीं करी है। आज तक आपने स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को ही नहीं खोजा। आपका जो शहर है अगर वो स्मार्ट सिटी में आता है, उन्होंने दे दिया स्मार्ट सिटी में आता, तो वहां उस शहर का नाम, जैसे मेरा करनाल है तो करनाल स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड सर्च करो यार, पता लगेगा कंपनी है प्योर। आपके यहां भी स्मार्ट सिटी आ रहा होगा, शिमला है तो शिमला को बना दो अंग्रेजों की कंपनी। और जितने दुकानदार हैं, आप देखो, आपके रोडू की बात कर लो, आगे जाके गांव में चले जाओ, दुकानदार व्यापारी नहीं रहा है। अब वो व्यापार नहीं कर रहा है, वो एजेंट बन गया है कंपनी का। किसी भी दुकान पर उसका बनाया हुआ, उसके गांव का बनाया हुआ, उसके प्रदेश का बनाया हुआ लोकल सामान नहीं मिलता है, देसी सामान नहीं मिलता, केवल कंपनी द्वारा प्रायोजित सामान मिल रहा है। यानी हम लोग कंपनियों के एजेंट और कंपनियों के विक्रेता बन गए हैं। खाली जो असली मोटा माल, असली लाभ है वो कंपनी कमा रही है। जैसे 100 रुपए की कोई दवा है वो मिल जाती है तो उसके ऊपर जो वहां जो दुकानदार बैठा है, मेडिकल स्टोर वाला, उसे 20% 30% मार्जिन मिल रहा है। 40 भी मिल जाए, 50 भी मिल जाए, लेकिन कंपनी को 100 रुपए की दवाई बनाने में तो 1 ही रुपया खर्च हो रहा है। इसके पीछे लोग जब सामान लेने के लिए लोग जाते हैं ना, अगर कोई देसी सामान मांगता है वो दुकानदार देता है। और आज का हम लोगों को कसूरवार ठहराते हैं कि लोग कंपनी का सामान मांगते हैं, लोग देसी सामान नहीं मांगते, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को हाईजैक कैसे किया गया है, इस पे काम करना है अपने को। जब तक आप किसी व्यक्ति को कसूरवार ठहराकर बदलने की उम्मीद करते रहोगे, वो व्यक्ति नहीं बदलेगा। मेरे कहने से क्यों बदलोगे आप? आदमी की अपनी अहंकार, अपना ईगो, अपने अस्तित्व होता है। आदमी, मैं 46 साल का हो गया हूं, आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मुझे ज्ञान बढ़िया भी लगेगा ना, तो भी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं आपके कहने से मान रहा हूं। भले ही मैं अगली मीटिंग में आपकी बात का जिक्र कर दूं, भले ही अगली ट्रेनिंग में मैं आप ही की बात यूं की तो बोल दे, उस टाइम नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस टाइम मैं ये कैसे साबित कर दूं कि तुमसे ज्ञान मिल रहा है क्या मेरे को? अच्छा, ये आदमी को, हर आदमी को है, इसलिए वो किसी के कहने से नहीं बदलना चाहता। वो चाहता मैं खुद बदलूं। अब मेरी मां मेरे बापू को बोलती रहती है बीड़ी छोड़ दो, और छोड़ना चाहता मेरा बापू, लेकिन वो कह रहा है तेरे कहने से क्यों बदलूं, क्यों छोड़ूं? इसलिए नहीं छूटेगी, कभी नहीं छूटेगी वो। हाँ भाई, हाँ, वो अपनी मर्जी से करेगा भाई, तुम्हारे कहने से क्यों करेगा? कोई छोटे से छोटा बच्चा भी वो चाहता है मुझे निर्णय लेने की इजाजत, मुझे निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए यार, तुम्हारे कहने से क्यों? और आज जो अपनी लड़ाई है वो यही तो है, तुम्हारे कहने से क्यों बनाए? कोई भी कार्ड बनाना, कुछ भी करना, तुम क्यों कहोगे, तुम जबरदस्ती क्यों? हमारी लड़ाई कोई चीज की थोड़ी ना है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते या तुम जो कहोगे हम उसके खिलाफ चलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि यार जबरदस्ती क्यों, कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो ये नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी, आधार आईडी नहीं बनवाओगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ये क्यों? लड़ाई तो ये है ना, जबरदस्ती की लड़ाई है। तो हम लोगों को बात यह है कि जो झगड़ा है वो ये है कि हम इस बात को समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि सिस्टम कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ, कितनी रिसर्च के बाद वो कोई भी पॉलिसी लेकर आता है, कितनी रिसर्च के बाद वो नेताओं से भाषण और बयानबाजी दिलवाता है, कितनी रिसर्च के बाद वो क्रिकेटर्स, खिलाड़ी और नेता, अभिनेता, ये भांड जो बॉलीवुड में बैठे हैं, इनसे एडवर्टाइजमेंट करवाता है,
कैसनी रिसर्च के बाद पोस्टर बैनर और ये लगवाता है। बहुत जबरदस्त रिसर्च है। आप जैसे लोग पोस्टर बनवाने लग जाओ, अपनी ट्रेनिंग का इतना भर देंगे उसको, जैसे सब कुछ पोस्टर में ही बताना चाहते हैं। और ये लोग जब अपनी ब्रांडिंग करते हैं, आपका घर किराए पर लेते हो, अपने घर के सामने सिर्फ एक ही लिखते हैं, बस एक ऐसे वी लिख देंगे, एक उल्टा आई लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी कंपनी है कि नहीं? वो उनको इतना पता है कि दिमाग पर छाप छोड़नी, पिक्चर छोड़नी जरूरी है, तो सिर्फ पिक्चर हाईलाइट होनी चाहिए, नीचे क्या लिखा है, क्या कंपनी करती, कुछ नहीं। वो जो कंपनी मांगता है वो इस ब्रांडिंग का फायदा है, ब्रांडिंग। तो आपको भी अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने पोस्टर छपवाने पड़ेंगे, आपको अपने बैनर छपवाने पड़ेंगे, आपको ये पैम्फलेट छपवा, अभी हमने पैम्फलेट छपवाया बनाया है, उसके ऊपर अपनी फोटो भी लगाई मैंने, पीछे अपने सारे एसटीएल साथियों की लगवाई। फिर एसटीएल साथी अपने गांव में छापना चाहते हैं, अपनी फोटो लगा के बांट दो, बल्कि पड़ोस के गांव में लगाओ, अपने वाले में मत लगाओ। अपने वाले में बर्दाश्त नहीं होगा पड़ोसियों को कि इसका फोटो कैसे लगे है? अपने गांव में बांट दो मेरे वाला फोटो, और सारे पड़ोस के गांव में बांटो अपने वाला फोटो। अपनी ब्रांडिंग करो ना, क्योंकि आपको सारा मालूम पड़ गया है, सब जगह हम जा नहीं पाएंगे, आपको जाना है, जाना ही आपको है, तो ब्रांडिंग आपकी होनी चाहिए। और उसमें ब्रांडिंग ही चाहिए होती है, कुछ नहीं चाहिए होता, खाली एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कि ये 10वीं फेल है, 10वीं पास है, कौन है, क्या नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। व्यक्तिगत जीवन पे जाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ उसका ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो वो अभी हम लोग पूरा, जब आप हर गांव तक जाने वाली इस प्रोसेस के अंदर आओगे, अगली जो ट्रेनिंग होगी अपनी, वो हम कॉल देंगे जब 1000 लोगों की जो ट्रेनिंग होगी, जिसको गांव-गांव जाना है, वो लोगों वाली ट्रेनिंग के बाद में जब गांव में जाने का एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, 5-7 दिन आपने अगर किसी गांव में लगा दिए, अलग अलग गांव में, जितने टाइप के लोग आपके गांव में रहते हैं उतने टाइप के मेरे गांव में रहते हैं, उतने टाइप के इनके गांव में, इतने टाइप के, सब वही लोग रहते हैं भाई, कहीं चले जाओ। मैं 5-6 स्टेट के अंदर राजनीति पे काम करके बहुत गहराई से लोगों को देख चुका हूं कि किसी भी स्टेट का आदमी है, सिर्फ उसका बोलने का तरीका अलग है, उसकी वही प्रॉब्लम है, उसे वही चाहिए, उसका वही डिमांड है, और उसकी वही समाधान भी वही है। क्योंकि हम सारे लोग आदम जात हैं, तो आदमी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है, और जो मूल है उसको अगर आपने पकड़ लिया, फिर आपको सिस्टम हरा नहीं पाएगा। और इसी दिशा में नए लोग जोड़ने की प्रक्रिया है ये, जो जिसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग वोरेनिंग तो क्या है, ये तो अपना सत्संग हो जाता है, अपना ओरिएंटेशन हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है। हमको पता चल जाता है कि हमको कभी कभी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, कभी कभी हमारे पास सुविधा नहीं है, कभी ज़्यादा लोग हैं, कभी कम लोग हैं, कभी यहाँ के लोग हैं, कभी वहाँ के लोग हैं, कभी गुस्से वाले हैं, कभी कम गुस्से वाले हैं। इस तरह से हमारा जीवन जो है वो चलता है। इसी विविधता को ध्यान में रख के हमको काम करना है। बाकी सुबह रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने का प्रोग्राम कर लेना।